जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें आज मौर्य प्रशासन को देखें। इससे पहले कि आप चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और जिसमें अशोक के अभिलेख प्रमुख हैं उनको देखा था आपने, और जो नहीं देखें वो पिछले कक्षा को देखें। और इससे कहा कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखें आज मौर्य प्रशासन को। तो मौर्यकालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद की संरचना देखा जाए, जैसे कि आज भी लोकतांत्रिक युग में कैबिनेट और उसके काउंसिल्स होते हैं। तो यहाँ देखिए मंत्रिपरिषद, उस समय का मंत्रिपरिषद क्या था, सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था और जिसकी सदस्य की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। इसको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा देखिए प्रांतों की संख्या कितना है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, जैसा कि आप इससे पहले भी जानते हैं। और इस प्रांत को जो है चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रांतों की संख्या अशोक के समय 5 थी। उसको एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। एक उत्तरापथ, नीचे दक्षिणापथ, ये दक्षिण की ओर दक्षिणापथ, उत्तर की ओर उत्तरापथ और पूर्व की ओर प्रासी यानी पूर्वी भाग। और अगर देखा जाए तो कलिंग एक है और दूसरा है अवंती। सबकी राजधानी देखिए, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्रासी का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोशली और अवंती का अगर देखा जाए तो उज्जैनी है राजधानी। विषय जो प्रांतों का विभाजन किया गया था, यानी प्रांतों का डिवीजन, जैसे आज आप डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, एक राज्य में बहुत से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इसी तरह इस समय प्रांत जिसे चक्र कहा जाता था उसमें बहुत से विषय होते थे और इसके प्रशासक को विषयपति कहा जाता था। और प्रांतों की सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो वो ग्राम होती थी, जिसके प्रधान मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। लेकिन गोप एक वर्ड है जो कि 10 गांवों का प्रशासक होता था। तो प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो वो क्या है, गोप है। देखिए राष्ट्र हुआ, राष्ट्र के बाद प्रांत हुए, प्रांत के बाद विषय हुआ, विषय के बाद आप देख सकते हैं ग्राम है। लेकिन ग्राम में भी ध्यान रखिएगा प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई है तो वो ग्राम माना जाएगा। लेकिन यदि प्रशासन चलाने वाले में सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन है, गोप है। और एक गोप जो होता है 10 ग्रामों का, वो एक तरफ से प्रशासनिक प्रधान होता था। और यहाँ देखिए एक वर्ड है उपधा परीक्षण। ये क्या होता है, मुख्यमंत्री या पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी तो उसके चरित्र की अच्छी भली प्रकार जांच की जाती थी, जिसको ही उपधा परीक्षण कहते हैं। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है और जो राजनीतिक विषयक पुस्तक है उसमें 18 तीर्थ का उल्लेख है। तो तीर्थ से क्या तात्पर्य है वो देखिए। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है, यानी जो एपेक्स से ऑफिशियल्स होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। और इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर यानी जासूस को कहा जाता है, जो स्पाई का काम करते थे उनको चर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए, देखिए कुछ 18 तीर्थ में जो प्रमुख तीर्थ हैं एग्जाम में आते हैं उनको कम से कम ध्यान रखिए। जैसे देखिए मंत्री, पुरोहित, युवराज, ये सब तो आप अनुमान से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख हैं जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे समाहर्ता, आय का संग्रह करता, ये टैक्स कलेक्टर, आज भी डीएम को समाहर्ता के रूप में जाना जाता है। और सन्निधाता हो गया कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर, और प्रशासता हो गया जेलर यानी कारागार का अध्यक्ष, और प्रदेष्ठी बोला जाता है कमिश्नर को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मार्ग निर्माण अधिकारी मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कहा जाता है। तो एग्रोनोमाई यदि टर्म है तो उसको समझिए पीडब्ल्यूडी से, मतलब जो सड़क निर्माण कार्य करता है इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है अभी वर्तमान में। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही मतलब घुड़सवार थे और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। तो ये डेटा जो है जस्टिन कहता है। तो जस्टिन के अनुसार 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेनाओं के साथ संपूर्ण भारत को लौट डाला। लेकिन यह बात कहां तक सही है, यह इतिहासकारों के बीच मतभेद का विषय है।
लेकिन पश्चिमोत्तर यदि भाग में देखिए तो जहां यवनों के द्वारा यानी यवन क्षत्रप जो सिकंदर के क्षत्रप थे वो शासन कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं वह विदेशी सत्ता के अधीन था, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जिसके कारण इसे भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लुटेरों की सेना थी। वो एक्चुअली क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ अस्थायी सैनिक की भी नियुक्ति की थी, जो कि आटविक सैनिक यानी जो जंगली जाति के यानी मतलब जनजातीय क्षेत्र के कुछ सैनिक थे, जिसके कारण जिसमें सबर वगैरह भी जाति का उल्लेख है। तो आप ध्यान रखिए। तो इसी कारण जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कही थी। अब आगे देखिए, नायक जो होता है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता है उसको नायक कहते हैं। मौर्य प्रशासन के विदेशी स्रोत के रूप में हम इंडिका का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेगास्थनीज का है। तो मेगास्थनीज ने यहाँ के समाज एवं में यहाँ के प्रशासन का भी वर्णन इंडिका में किया है। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करते थे, मतलब 6 कमेटी बैठा हुआ था, जिसमें हर एक कमेटी में 5 मेंबर थे, वो सेना का रखरखाव करती थी। तो ध्यान में रखिएगा इसको। और भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने बताया है 7 वर्गों में विभाजित किया है। यद्यपि बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उसे यानी मेगास्थनीज को भारतीय समाज की जानकारी ठीक ढंग से नहीं थी, इसलिए उसने इस भाग में बांट दिया है 7 भाग में। लेकिन फिर भी एग्जाम में प्रश्न इससे बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एक दार्शनिक है जैसे फिलोसोफर, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, 7 वर्गों में भारतीय समाज को मेगास्थनीज बांटता है। अब देखिए मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को देखिए, तो इसमें प्रमुख जो अमात्य यानी मंत्री होते थे, जिसके अधीन ये गुप्तचर विभाग होता था, उसको महामात्य सर्प कहा जाता था। और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, और चर या गूढ़ पुरुष, और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाती थी, और जबकि भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उसको ध्यान में रखिए, इससे प्रश्न आते हैं। जैसे राजू को कहा जाता था वैसे न्यायाधीश को जो जनपदीय न्यायालय का संचालन करते थे। दूसरा देखिए, सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था, और आदेव मात्रक जो ये भी भूमि होती थी, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली जो भूमि होती थी उसको अदेव मात्रक कहा जाता था। और द्रोण जो है अनाज मापने की इकाई मौर्य काल में प्रचलित थी। और रूपा जीवा वैसी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को कहा जाता था, रूपा जीवा। और अशोकाराम विहार है, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ऐसे तथ्य को आप ध्यान में रखिए। अब आइए, अशोक ने जब नंद पर विजय प्राप्त की थी, उस समय घनानंद मगध का शासक था, और चाणक्य की सहायता से जब यह मगध पर आक्रमण किया तो उस समय कश्मीर के शासक प्रवर्तक, याद रखिएगा, कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। संस्कृत पुस्तक राजतरंगिणी, जिसके लेखक कल्हण हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, एवं नेपाल में भी देवपत्तन नामक शहर जो है वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। और मौर्य वंश 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया, यानी भारतीय भूभाग पर शासन किया, और 185 बीसी में बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। और 185 बीसी में मगध पर ब्राह्मण वंश यानी पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण वंश का प्रथम शासक था, उसने शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार आज आपने मौर्य प्रशासन को देखा। कल की कक्षा में मौर्य के उत्तराधिकारी कहा जा सकता है कि एक देशी उत्तराधिकारी और दूसरा विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें देशी उत्तराधिकारी में ये शुंग वंश, कण्व वंश एवं सातवाहन की चर्चा,
जबकि विदेशी उत्तराधिकारी में इंडो ग्रीक शासक के पहलव, कुषाण आदि को देखेंगे हम लोग। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।